नमस्कार मित्रों, आपका उज्जवल की ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम एनसीईआरटी और जो आपकी स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसमें हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं। और हिंदी व्याकरण की जो ये आपकी पुस्तक है, इसका हम हर रोज हर लेक्चर में एक इसका पाठ हम डेली पढ़ा करेंगे। हमने आज ये थोड़ा सोचा है, अगर आप पसंद करेंगे तो हम इस सीरीज को आगे भी जारी रखेंगे। तो आप ज्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ से एक खास बात यह है कि स्कूल के बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं, वो भी इसको जरूर देखिएगा। और जो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्र हैं, जो मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, वो इस वीडियोस को देखिएगा। उन्होंने हिंदी जहां मर्जी से पढ़ी हो, जैसे मर्जी उन्होंने पढ़ी हो, चाहे उन्होंने कोचिंग सेंटर्स पे पढ़ी हो, चाहे किसी भी अन्य पुस्तक से उन्होंने पढ़ी हो, लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एग्जाम में अगर कोई डिफरेंस हो किसी फैक्ट में, तो यहाँ पे जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उन्हीं को सही माना जाता है। एक बात तो ये है महत्वपूर्ण। और दूसरी है, हम एक चीज को यहाँ पर पढ़ेंगे, एक लाइन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और जो महत्वपूर्ण होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ इसे, आप लोग भी इसे ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाषा और लिपि, पहला हमारा पाठ है भाषा और लिपि। भाषा और लिपि के बारे में इसका हम थोड़ा सामान्य परिचय पाठ में लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्या है, मनुष्य के मन में अनेक विचार आते हैं। उनके विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे कई तरीके प्रयोग में लाने पड़ते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट द्वारा दाएं बाएं रुकने या फिर चलने का संकेत मिलता है। बस का कंडक्टर बस को रोकने चलाने के लिए अलग अलग तरह से सीटी भी बजाता है। प्लेटफॉर्म पर गार्ड हरी झंडी दिखाकर और सीटी बजाकर रेलगाड़ी के चलने का संकेत देता है। बच्चा रोकर अपनी भूख का संकेत देता है। मूंगा अपनी स्पष्ट ध्वनि संकेतों से अपनी बात कहता है। ये सभी भाषा संकेत ही है, फिर भी इन्हें भाषा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये अस्पष्ट है ना, इनको हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा शब्द का प्रयोग मानव कंठ से निकलने वाली व्यक्त सार्थक ध्वनियों के लिए किया जाता है। यद्यपि मानव कंठ से खूं खूं तिक तिक आदि कई तरह की ध्वनियां निकलती है, तथापि इन ध्वनियों को या तो कोई अर्थ नहीं होता, और यदि होता भी है तो बहुत ही सीमित होता है। अंत इनको भाषा नहीं कहते हैं। किंतु जब मानव कंठ से निकली ध्वनियां, ये देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, किंतु मानव मानव कंठ से निकली ध्वनियां अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती है, उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, तब वे भाषा के अंतर्गत आती है। समझ रहे हैं बात? ऐसी तो बहुत सी ध्वनियां निकलती है, लेकिन खूं खूं जैसे निकलती है, टिक टिक निकलती है, तो ये भाषा का आपका नहीं होता है। लेकिन जो अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती है, उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तब वे भाषा के अंतर्गत आती है। अतः जिस साधन के द्वारा, देखिए यहां से महत्वपूर्ण है, जिस साधन के द्वारा अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। इस आधार पर भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो यहाँ से एक तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इस आधार पर भाषा के दो रूप कितने हैं। तो भाषा के यहाँ पर दो रूप हैं, एक तो मौखिक भाषा है और एक लिखित भाषा है। मौखिक भाषा कौन सी है? देखिए, जब मनुष्य मुंह से बोलकर अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या ध्वनि है। हर भाषा की अपनी ध्वनियां होती है, जिनके परस्पर संयोग से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। देखिए, जब दो ध्वनियां मिलती है, एक ये ध्वनि है और एक ये ध्वनि है, तो क्या बनता है? एक शब्द बनता है। और उन शब्दों के मिलने से क्या बनता है? शब्द मिलता है। इन शब्दों के मिलने से ही क्या बनता है? एक वाक्य बनता है। शब्दों से मिलकर क्या बनता है? एक वाक्य मिलता है। देखिए आगे, देखिए लिखित भाषा क्या है। जब मनुष्य अपने विचारों को लिखकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि है। और आपकी जो लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण है। यहाँ से दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक प्रश्न ये और दूसरा प्रश्न ये। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण है। और मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि है। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
आगे देखिए क्या करते हैं, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। पहले उपभाषा होती क्या है ये देखते हैं। प्रत्येक 5-10 किलोमीटर पर थोड़ी बहुत बदल जाती है, जिनके उसके सामान्य रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। देखिए क्या है, उपभाषा क्या होती है, जब भाषा प्रत्येक 5-10 किलोमीटर पर थोड़ी बहुत बदल जाती है कि तो उसके सामान्य रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसी सामान्य रूप को उपभाषा कहते हैं। इसके क्षेत्र विशेष लोग साहित्य रचना भी करते हैं। एक उपभाषा के क्षेत्र में कई बोलियां हो सकती है। देखिए यहाँ से फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या कहना चाहता है ये। देखिए कोई भाषा होती है ना, जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की कई उपभाषाएं होती है, ठीक है, उपभाषाएं होती है। उपभाषाएं होती हैं और उन उपभाषाओं की, उन उपभाषाओं के आगे क्या होती है, बोलियां होती है। उन उपभाषाओं की क्या होती है आगे, बोलियां होती है। उन उपभाषाओं की क्या होती है आगे, बोलियां होती है। आगे हम इसको पढ़ेंगे और विस्तार से। ये सबको क्लियर है फैक्ट। बोली क्या होती है, बोली देखिए किसी छोटे से क्षेत्र में किसी भाषा को बोले जाने वाले स्थानीय रूप होता है, उस रूप को बोली कहते हैं। जब किसी छोटे क्षेत्र में भाषा को बोले जाने वाले स्थानीय रूप को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। तो आगे देखिए इन्होंने क्या किया है, हिंदी भाषा की भाषाएं और बोलियां और बोली क्षेत्र बताए हुए हैं। जैसे भाषा तो हमारी हिंदी है, इनकी सबकी लिपि देखिए कौन सी है, जो भाषा पश्चिमी हिंदी हो चाहे पूर्वी हिंदी हो, इन सब की क्या है लिपि, तो क्या है देवनागरी ही है। तो कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन क्या हुआ है क्षेत्र के कारण थोड़ा थोड़ा उनके अंदर फर्क आ गया। जैसे ब्रज में सूरदास जी हुए, उन्होंने क्या किया, ब्रज भाषा के शब्द लिए, साहित्य में भी प्रयोग किए उन्होंने इन शब्दों को, साहित्य में भी वो शब्द आ जाते हैं बोलियों के बारे। देखिए सबसे पहले हिंदी की एक उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी की बोलियां देखिए कौन कौन सी है, खड़ी बोली, कोरवी बोली, खड़ी बोली या कोरवी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, कनौजी, हरियाणवी, ये है आपकी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के देखिए ये आपकी बोलियां हैं और ये इनके क्षेत्र दिए हुए हैं। खड़ी बोली का देखिए कौन सा क्षेत्र है, दिल्ली, मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये वाला क्षेत्र किसका है, खड़ी बोली क्षेत्र है ये। और देखिए इसके बाद ब्रज भाषा का जो, ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, जालौन, ये ठीक है, झांसी तथा मध्य प्रदेश, ये आपका गया बुंदेली भाषा का। ब्रज भाषा का ये क्षेत्र है मथुरा, आगरा और अलीगढ़, ये क्षेत्र आपका ब्रज भाषा का है। और ये वाला क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में जालौन, यहाँ ज्ञात नहीं दिया मित्रों, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है आपके उत्तर प्रदेश में जालौन, झांसी तथा मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, ये आपका बुंदेली क्षेत्र है, ये आपका बुंदेली का क्षेत्र है। उसके बाद देखिए कनौजी, कनौजी में कनौज उत्तर प्रदेश में, रोहतक, करनाल और नाभा, ये थोड़ा आपका कनौज का क्षेत्र है। उसके बाद देखिए हरियाणवी में पटियाला का पूर्वी भाग, हिसार जिले के पूर्वी भाग और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र, इनमें ये डिवीजन किए मित्रों, ठीक है। हालांकि रोहतक, रोहतक में आपका हरियाणवी भाषा का प्रभाव है, रोहतक और यहाँ पर करनाल में तो चलो हम कह सकते हैं कनौजी भाषा का है, लेकिन जो आपका हरियाणवी भाषा का प्रभाव यहाँ पर भी है, लेकिन इन्होंने इसी में दिया हुआ है। आगे देखिए पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी में अवधी आपकी जो बोली है उसका क्षेत्र देखिए कौन सा है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर और जौनपुर, ये आपका क्षेत्र दिया हुआ है। इसके बाद देखिए बघेली, बघेली भाषा का क्षेत्र छत्तीसगढ़ में रीवा, दमोह, बस आपने बड़ा बड़ा क्षेत्र याद रखना है। देखिए अवधी, अवधी आपकी अयोध्या साइड की बोली है, भगवान श्री राम जहाँ हुए थे अवधी में, अवध उनका प्रदेश का नाम था, तो अवधी क्षेत्र उस रीजन में बोला जाता है, ठीक है। बघेली, बघेली देखिए बघेलखंड एक जो रीजन है, ये देखिए छत्तीसगढ़ के रीजन और मध्य प्रदेश का जो रीजन था उसको हम बघेलखंड कहते थे, उसके बाद अलग हुआ ये, तो उसके छत्तीसगढ़ में आपने ये याद रखना है, छत्तीसगढ़ में रीवा, दमोह, बस ये आपने याद रखना है कि छत्तीसगढ़ साइड बोली जाती है। तो इनके क्षेत्र हम अगर परीक्षा में पूछे जाएंगे तो बता देंगे। बालाघाट भी वही का है, ठीक है, बघेली, बघेली का ही यही है बालाघाट भी। उसके बाद छत्तीसगढ़ी है, देखिए छत्तीसगढ़ी आपके छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश में रायपुर, रामपुर, बिलासपुर, ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती है, जी मध्य प्रदेश है और यहाँ जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ दोनों सीमावर्ती क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है छत्तीसगढ़ी, तो ये आपका हो गया छत्तीसगढ़ी। उसके बाद देखिए राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, जयपुरी तो जयपुर के रीजन में बोली जाएगी, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, ये आपका जयपुर का जो रीजन है उसमें जयपुरी भाषा बोली जाती है, ठीक है। किशनगढ़ आपका अजमेर का ही है, अजमेर जिले का ही भाग है किशनगढ़, ठीक है।
उसके बाद देखिए मालवी। मालवी जो रीजन है, एक मध्य प्रदेश में भी एक रीजन है, एक हमारे पंजाब का रीजन है मालवा। एक हम अपना इस रीजन को भी मालवा कहते हैं, तो पंजाब का भी क्षेत्र है। और एक एमपी का जो ये क्षेत्र है, इंदौर, उज्जैन और भोपाल, इस क्षेत्र को भी हम मालवा रीजन कहते हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में इस क्षेत्र को हम मालवा कहते हैं। इस बेल्ट को भी हम मालवा कहते हैं, मालवा कहते हैं इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पर मालवी बोली जाती है। उसके बाद देखिए मारवाड़ी भाषा है। मारवाड़ जो मेन सेंटर इसका जोधपुर है मित्रों। जोधपुर मारवाड़ की राजधानी होती थी। जो हमारा राज्य हुआ करता था राजस्थान में, मारवाड़, उसकी राजधानी जोधपुर हुआ करती थी। जोधपुर उसकी राजधानी होती थी, तो उसका आसपास का क्षेत्र भी मारवाड़ी होगा। जोधपुर किस साइड में जैसलमेर है, एक साइड में बीकानेर है और एक साइड में मेवाड़ है, तो इन पर भी मारवाड़ी भाषा का प्रभाव है। ये तो राजधानी है यहाँ की। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मुख्य तौर पर मारवाड़ी बोली जाती है। आपका जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर और मेवाड़ का कुछ रीजन में मारवाड़ी भाषा का प्रभाव है, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भिल्ली देखिए। भिल्ली जो आपका भीलवाड़ा जो क्षेत्र है राजस्थान का, गुजरात, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश में बोली जाती है। देखिए ये रीजन जो आपका राजस्थान और गुजरात, यहाँ आपका जैसे राजस्थान है, यहाँ आपका गुजरात है और यहाँ आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ जो रीजन है आपका, उस रीजन में ये बोली जाती है। उसके बाद देखिए पहाड़ी हिंदी, हम आगे पहाड़ों पर आ गए। पहाड़ी हिंदी में पश्चिमी पहाड़ी है, जो आपकी पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र जो है शिमला, मंडी, चंबा, सीमावर्ती प्रदेश में बोली जाती है। उसके बाद मध्यवर्ती पहाड़ियां जो आपके आ गई है, उत्तराखंड का जो रीजन आ गया, उसमें आपकी मध्यवर्ती पहाड़ी बोली जाती है। उसके बाद देखिए बिहारी हिंदी है। बिहारी हिंदी आपके बिहार में चलते हैं। भोजपुरी बोली जाती है। गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, पटना, यहाँ तक बोली जाती है ये भोजपुरी भाषा। इस रीजन में आपकी गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, भोजपुरी सिनेमा भी आप देखते हैं, तो इन रीजन में जो है, इन क्षेत्रों में जो आपका है ये वो भोजपुरी क्षेत्र है ये। उसके बाद मगही देखिए, जो आपका मगध का जो क्षेत्र था, जो पुराना मगध था हमारा, उसमें मगही बोली जाती है। पटना और गया, जो प्राचीन मगध था वो हमारा पटना और गया का जो बिहार में जो क्षेत्र था वो मगध राज्य कहलाता था। बिहार का जो क्षेत्र था ये वाला क्षेत्र मगध कहलाता था, उसमें मगही बोली जाती है। उसके बाद देखिए मैथिली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर आदि भी बिहार का क्षेत्र है। मैथिली भाषा यहाँ बोली जाती है। इसी प्रदेश की माँ सीता रहने में राजकुमारी थी, वहां की मैथिल नरेश जब महाराजा जनक थे उस समय, उस रीजन में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर आदि इन भाषाओं में मैथिली बोली जाती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं लिपि के ऊपर। लिपि देखिए क्या, लिपि क्या होती है? मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। मौखिक जो भाषा होती है उसकी आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि है। हम बातचीत करते समय जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका कोई आकार नहीं होता है, वे तो केवल ध्वनि को ही प्रकट करते हैं। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए कोई ना कोई चिन्ह बनाया जाता है, इन ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। इन ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। दोस्तों लिपि किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को लिखने की एक सुव्यवस्थित तरीका है। यहाँ से इंपॉर्टेंट ये मुख्य भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है, और बातचीत करते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो केवल ध्वनि को ही प्रकट करते हैं, और उन ध्वनियों के लिए हम कोई चिन्ह बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए आगे इसमें परिभाषा लिखी है लिपि की। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं लिपि कहते हैं। क्लियर है मित्रों यहाँ से लिपि। आगे इन्होंने देखिए कुछ भाषाओं की लिपि दी हुई है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देखिए क्या है? देवनागरी है। और पंजाबी की जो लिपि है गुरुमुखी है। संस्कृत की भी देवनागरी है। और अंग्रेजी की रोमन है। अंग्रेजी की कौन सी है? रोमन है। उन्होंने जैसे कुछ उदाहरण भी दिए। हिंदी में वे स्कूल जाती है, गुरुमुखी में ऊ स्कूल जाती है, देवनागरी में जैसे सा विद्यालयम गच्छति संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, गोस टू स्कूल उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। कुछ भाषाओं की लिपियां। और एक चीज और यहाँ पर महत्वपूर्ण देखिए, देवनागरी जो है गुरुमुखी है, रोमन लिपि है, वो हमेशा दाई
बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, मतलब बाईं ओर से, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और इधर हो जाते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। फ्रेंच जर्मन इनकी लिपि है, रोमन, और ये भी बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। नेपाली और मराठी ये भी हमारी देवनागरी है, देवनागरी है तो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। लेकिन अरबी, उर्दू और फारसी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की साइड की बोली है, और ये हमेशा किसमें लिखते हैं, अरबी की लिपि अरबी है और उर्दू और फारसी की फारसी है, और ये हमारे से उल्टा लिखते हैं, ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उर्दू का देखिए, उर्दू और जो पाकिस्तान साइड के जो है वो हमसे उल्टा ही काम करते हैं पाकिस्तान के लोग, है ना। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, अगर हम बाएं से दाएं चलेंगे तो दाएं से बाएं चलेंगे, वो हमारे सामने हमेशा हमारे विपक्ष में खड़े रहते हैं, हमारे प्रतिद्वंदी बन के खड़े रहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको भाषा को सिर्फ याद रखने का तरीका है, बता रहा हूँ, देवनागरी और गुरुमुखी रोमन इन तीनों का तो बाईं ओर से दाईं ओर ही लिखे जाते हैं, इनको आप इकट्ठा याद रख सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों को याद रख लेना बस, अरबी उर्दू फारसी। अरबी और उर्दू देखिए, उर्दू और फारसी तो पाकिस्तान में बोली जाती है, पाकिस्तान हमसे क्या करते हैं, दाईं ओर से बाईं ओर लिखते हैं, और अरबी अरब की भाषा है, दाईं ओर से बाईं ओर, पाकिस्तान का प्रभाव आगे है उनके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए आप इनको याद रख सकते हैं। आगे देखिए व्याकरण, आगे हम शुरू करते हैं व्याकरण। व्याकरण में देखिए क्या इन्होंने तीन शब्द, तीन वाक्य दिए हैं। मोहन खाना खाती है, मोहन खाना खाती है, देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ क्या होना चाहिए, मोहन खाना खाता है होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या देखिए, लिंग और लिंग पुल्लिंग की गलती है, यहाँ पर क्रिया के अनुसार पुल्लिंग होना चाहिए था, है ना। यहाँ पर देखिए मोहन क्या है, पुल्लिंग है, और यहाँ पर क्रिया क्या की है इन्होंने, स्त्रीलिंग दे दी है। तो क्या होना चाहिए, मोहन खाना खाता है होना चाहिए था। आगे देखिए संगीता स्कूल जाता है, यहाँ पर भी इन्होंने किया, यहाँ पर देखिए क्या है, संगीता तो स्त्रीलिंग है, और इन्होंने देखिए क्या कर दिया है, क्रिया जो आपकी है वो भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए थी, तो संगीता स्कूल जाती होना चाहिए था। मेरे को पानी पिला दीजिए, मेरे को नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मुझे पानी पिला दीजिए। इस प्रकार के वाक्य आपके एग्जाम्स में दिए जा सकते हैं, मेरे को पानी पिला दीजिए। आपको बोलने में कई बार हम बोल भी देते हैं ऐसे, वैसे गलत लगता है, ये पता भी नहीं चलता ये गलत है और हम इसको सही मान लेते हैं, तो आपने इसका ध्यान रखना है। तीसरे वाक्य में देखिए क्या हुआ, मुझे पानी पिला दीजिए, है ना। तो देखिए क्या व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण की परिभाषा देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। ठीक है मित्रों, उसके बाद देखिए व्याकरण के अंग दिए हुए हैं। व्याकरण के तीन अंग माने जाते हैं, वर्ण विचार, सबसे पहले वर्ण विचार जिसमें वर्णों के आकार, उनके भेद, वर्ण संयोग, वर्ण विच्छेद आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है, शब्द, उसके भेद, शब्द उत्पत्ति, रचना तथा रूपांतर आदि पर विचार किया जाता है, वो हम पढ़ते हैं शब्द विचार में। उसके बाद देखिए वाक्य विचार में क्या पढ़ेंगे, वाक्य को शुद्ध करना पढ़ेंगे, वाक्य के भेद पढ़ेंगे, विश्लेषण, संश्लेषण, वाक्य परिवर्तन आदि पर विचार किया जाता है। हम तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे अगले के पाठ, अगले जो हमारे पाठ आएंगे उनमें। लेकिन यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्याकरण के मुख्य कितने अंग माने जाते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। व्याकरण के अंग तीन माने जाते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है मित्रों, इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, और अब आपने काम क्या करना है, आगे अभ्यास दिया हुआ है, अभ्यास के जो आपके 10 प्रश्न दिए हुए हैं, 10 प्रश्न है, हाँ 10 प्रश्न है, तो आपने क्या काम करना है, ये जो 10 प्रश्न है इनके उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। जैसे एक लिखना है, फिर इसका कमेंट, इसका उत्तर यहाँ लिखना है, दूसरे का कमेंट यहाँ लिखना है, तीसरे का कमेंट यहाँ लिखना है, चौथे का ऐसे, पांचवें का ऐसे, क्वेश्चन नंबर डालकर। ठीक है, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ये उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, और इनके सभी 10 प्रश्नों के उत्तर, सभी 10 प्रश्नों के उत्तर हम ऊपर पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपका काम यही है कि कमेंट बॉक्स में 10 प्रश्नों को आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 10 के 10 प्रश्नों का उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मित्रों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अपने मित्रों में से शेयर कीजिए, जो भी है जिनके लिए क्लासें लाभदायक है उनको आप शेयर कीजिए क्लासें,
और लाइक करना है आपने। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मित्रों, आपके जो सब्सक्राइबर हैं और शेयर हैं और लाइक हैं, उनसे हमें हौसला मिलता है और हम मोटिवेट होते हैं बहुत ज्यादा क्लासेस बनाने के लिए, मोटिवेट होते हैं और क्लासेस बनाने के लिए। और आप इस कक्षा को बहुत ज्यादा आप प्यार देंगे तो हम इसकी आगे से जारी भी रखेंगे, ठीक है। और सारे पाठ एक से लेकर सारे जितने भी पाठ हैं हिंदी व्याकरण के कक्षा 9 और 10th के जितने भी 9वीं और 10वीं कक्षा में ग्रामर में जितने भी आपके पाठ हैं, सभी पाठों को हम यहाँ पर आपके YouTube चैनल पर डिस्कस करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। ये जो काम का है ये आप जरूर कीजिएगा, ये काम जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करना है। और कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के, जिन्होंने वीडियो को देखी है ध्यान से, वो 10 के 10 प्रश्नों के जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, ठीक है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपका दिन शुभ हो।